नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं खबरों के पीछे। रोज रात 9 बजे एक नई कहानी लेकर हम आपके सामने हाजिर होते हैं। तो आज हम उसी कहानी की अगली कड़ी में हैं, अंतिम कड़ी में हैं, जो कहानी है पटना के गैंगस्टर रमेश शर्मा की, जिसने साल 1990 से 1995 तक पटना को डराए रखा, कपाए रखा। 1995 में इसका अंत हुआ, लेकिन इसके पहले क्या क्या हुआ। रमेश शर्मा एक ऐसा गैंगस्टर, जैसा मैंने कल ही बताया था, कि डेट और टाइम बताकर हत्या करता था। इसके कारण पटना यूनिवर्सिटी में यादव बनाम भूमियार की तनातनी हो गई थी। 2 बड़े छात्र नेताओं की इसने हत्या कर दी थी। तो आज हम इस कहानी में आगे बढ़ रहे हैं। आपको जैसा हमने बताया कि जब मई 1994 में 1994 में तारीख 11 मई को इसने पटना के बर्नवाल ज्वेलर्स में पंजाब से आए सोना चांदी के व्यवसायी सरदार बलविंदर सिंह की हत्या कर दी और सरदार स्वर्ण सिंह से आभूषण लूट लिए, तो 11 घंटे के भीतर यह गिरफ्तार कर लिया गया था। तब पटना में सिटी एसपी के रूप में राजविंदर सिंह भट्टी जैसे कड़क मिजाज अफसर आए थे और यह गिरफ्तार होकर जेल चला गया। इसके साथ अजय वर्मा भी जेल गया, संजय जेल गया, विपिन जेल गया, मनोज जेल गया। देखिए, ये जो गिरफ्तार होने वाले लोग थे, इनमें कुछ ऐसे अपराधी भी थे जिनके परिवार के कई लोग बड़े बड़े पदों पर आसीन थे। संजय तो ऐसा था जिसके भाई इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में थे, आईएफएस थे। खैर, जैसा हमने कल ही बताया कि रमेश शर्मा अपराध लंबे अरसे से कर रहा था, लेकिन गूंज बहुत नहीं हुई थी। यह डॉक्टर अजय कुमार के लिए भी सिरदर्द बना हुआ था। रमेश शर्मा होशियार निकला। सितंबर 1994 में यह फर्जी बेल के आधार पर बेऊ जेल से बाहर आ गया और जेल से बाहर आते ही इसने ताबड़तोड़ अपराध शुरू किए। तब राजविंदर सिंह भट्टी को लगा कि अब इसका हिसाब किताब करना बहुत ही जरूरी है। वह भट्टी की हिट लिस्ट में नंबर 1 पर चला गया। भट्टी ने पूरी कुंडली खंगालनी शुरू की। भट्टी ऐसे पुलिस पदाधिकारी जो कुंडली पूरी खंगाल देते थे। तो जब कुंडली बननी शुरू हुई तो यह जेल से फर्जी जमानत पर बाहर आकर अपराध भी लगातार कर रहा था। एक और काम कर रहा था कि इसने जेल से बाहर आने के बाद कुछ ही महीनों के भीतर शादी भी कर ली थी। कहा यह जाता है कि पटना के बुद्धा कॉलोनी में एक इंजीनियर साहब किसी विवाद में फंसे थे ज़मीन को लेकर। उसमें इसने इंजीनियर साहब की मदद की और साथ में इंजीनियर साहब की बेटी से प्यार कर बैठा। उसी लड़की से इसने शादी की। अब तो रमेश शर्मा है नहीं, लेकिन कहा जाता है कि रमेश शर्मा का बेटा एक पैदा हुआ। उसके मारे जाने के बाद बेटे ने अपने पिता का चेहरा भी नहीं देखा था। अब वह एम फार्मा कर चुका है। तो खैर, तो इसकी कुंडली भट्टी बना रहे थे और इधर ये ताबड़तोड़ अपराध कर रहा था। कुंडली जब बननी शुरू हुई तो मालूम ये हुआ कि इसके पिता का नाम लगनदेव शर्मा, गांव शबलपुर, पटना, वैशाली, छपरा जिले की सीमा पर। लगनदेव शर्मा पटना के बीएन कॉलेज में, जहां भूमिहार छात्रों का दबदबा था, वहां दरबान थे और इसी कारण ये रमेश शर्मा भी पटना आया था। लगनदेव शर्मा पटना के महेंद्रू मोहल्ले में, मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज के पास, पटना लॉ कॉलेज के पास। पटना लॉ कॉलेज में यादव छात्रों का ज़्यादा जलवा था, रहा करते थे। और रमेश शर्मा को भी उन्होंने इंटरमीडिएट पटना यूनिवर्सिटी से ही कराया। उनके 2 बेटे, छोटा रमेश, बड़ा सुरेश। सुरेश गांव में बहुत दिनों तक छात्रों को पढ़ाता रहा, अच्छा टीचर था, लेकिन अभी कुछ साल पहले सांप काटने से मौत हो गई है।
पर यह रमेश बदमाश होता जा रहा था। जो कुंडली बनी उसमें जानकारी ये मिली कि इसने सबसे पहले 1987 में पटना के नाला रोड में कदम कुआं थाने के सेंट्रल बैंक के ब्रांच में डकैती डाली रमेश शर्मा ने, और अपने कुछ साथियों के साथ 44,000 रुपये 44,000 रुपीज़ की डकैती हुई थी। और इस डाका में रमेश शर्मा का नाम सामने आ गया था। तो लगनदेव शर्मा पटना यूनिवर्सिटी में थे, दरबान थे, बहुत लंबे अरसे से थे। तो वे अपने बेटे को बिगड़ने नहीं देना चाहते थे। 4 बेटियां भी थी। तो उन्होंने अपने बेटे को पढ़ने के लिए नागपुर भेज दिया, इंजीनियरिंग करने के लिए। तब ये वो दौर था जब पुणे और बंगलोर की बहुत ख्याति नहीं थी। तब टेक्निकल एजुकेशन का बड़ा हब महाराष्ट्र का ऑरेंज सिटी कहा जाने वाला नागपुर ही बना हुआ था। तो ये रमेश शर्मा पढ़ने को नागपुर चला गया पिता की इजाज़त से। लेकिन जिसका दिमाग बहका हो, मन में शैतानी हो, मन में खून खराबा हो, तो वहाँ भी मन कहाँ लगता। तो कुछ ही महीनों के भीतर नागपुर के हॉस्टल में रमेश शर्मा का झगड़ा अन्य छात्रों के साथ हो गया और वहाँ चाकूबाजी हो गई। चाकूबाजी के बाद हालात ऐसे बने कि उसे वहाँ से भी भागना पड़ा। वहाँ से भागकर ये फिर बिहार आया। पहले कई महीनों तक, कुछ साल तक इसे गांव में रखा गया ताकि गांव में जो अभिभावक किस्म के लोग हैं या गांव के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी सलाहियत में रहेगा तो बिगड़ेगा नहीं। लेकिन वहाँ भी इसका बिगड़ना जारी रहा। और इसके कैरेक्टर में देखिए डाइवर्सिफिकेशन बहुत था। स्मार्ट था, बहुत लंबे कद का नहीं था, लेकिन गांव के ड्रामा में भी भाग लेता था। तो देखिए हुआ ये कि गांव में एक लड़की ब्याही हुई थी अनिल शर्मा के साथ, इसी सबलपुर गांव में, रूबी। अब ये विवाहित महिला पर अपना दिल दे बैठा, रूबी पर, और रूबी को भी इससे प्यार हो गया। अब इन दोनों ने मिलकर, मतलब रूबी और रमेश शर्मा ने मिलकर, एक बहुत ही विभत्स कांड को डिजाइन कर दिया। रूबी अपने पति को, विवाहित पति को, अनिल शर्मा को लेकर पटना आई। तब तक रमेश शर्मा पटना आकर अपने गिरोह को विस्तारित करने में लग गया था। नए नए अपराधियों के साथ उसकी संगत बन चुकी थी। तो रूबी अपने पति के साथ आई। रमेश शर्मा को सभी जानकारी थी। धरारा कोठी के पास इस रमेश शर्मा ने अपनी विवाहित प्रेमिका के लिए, दूसरे के साथ विवाहित, उसके पति मतलब रूबी के पति अनिल शर्मा की हत्या गोली मारकर कर दी। अब सोचिए, अब तो गांव में भी बवाल हो गया। इस कांड में गिरफ्तार होकर रूबी और रमेश शर्मा दोनों जेल गए। तो अब रमेश शर्मा के लिए गांव में भी रहना संभव नहीं रह गया था। पिता लगनदेव शर्मा यहां परेशान, महेंद्र मोहल्ला परेशान। तो न घर का रहा न घाट का रहा। तो जब रमेश शर्मा न घर का रहा न घाट का रहा तो सीधे अपराधी घाट पहुंच गया। आप महेंद्र मोहल्ला और पटना यूनिवर्सिटी के जितने कॉलेजेस देखेंगे वो सभी गंगा के किनारे हैं। तो अपराधियों के घाट पर यह पानी पीने लगा और अजय वर्मा से दोस्ती हुई, दूसरे अपराधियों से दोस्ती हुई। राजमिंदर सिंह भट्टी ने जब कुंडली बनाई तो यह मालूम हुआ, जेल से भागने के बाद कुंडली बनी थी, कि इस गिरोह ने इतनी ताकत इकट्ठा कर ली है कि आधे घंटे की नोटिस पर यह किसी भी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकता है। ठीक ऐसा ही बर्नवाल ज्वेलर्स वाले कांड में भी हुआ था। यह बात नोटिस की गई थी कि रमेश शर्मा, अजय वर्मा, संजय, विपिन, मनोज सभी चाय टोला में मनोज के घर पर ही थे। तभी ये जो अनिल उर्फ अलिया था, जो पकड़ा नहीं गया था तब, वह दौड़ता हुआ आया था और इसी अलिया ने बर्नवाल ज्वेलर्स में पंजाब से आए 2 व्यापारियों को देखा था जिसे वह पहले से पहचानता था और आकर सूचना दी थी। फिर ये सभी अपराधी एक साथ चल पड़े थे और वहां जाकर कांड को अंजाम दे दिया था जिसमें सरदार बलविंदर सिंह की हत्या कर दी गई थी।
तो लगा कि अब ये गिरोह जो है बहुत ही ज़्यादा बलवान होता जा रहा है। सितंबर में मैंने जैसा बताया कि 1994 में यह फर्जी जेल पर बाहर आ गया। अब देखिए इसने क्या करना शुरू किया। अब यह पटना यूनिवर्सिटी की पॉलिटिक्स में, छात्र पॉलिटिक्स में और भूमिहार बनाम यादव की जो पॉलिटिक्स में, उसमें शामिल हो गया। तब पटना यूनिवर्सिटी के छात्र पॉलिटिक्स में यादवेंदु और राजेश टाइगर नाम के दो छात्र नेता, दोनों ही पटना लॉ कॉलेज के, बड़ी तेजी से उभर रहे थे और इन दोनों ने पंगा ले रखा था कोचिंग चलाने वाले शिक्षकों से, या यूं कहें कि कोचिंग संस्थानों से। इनका कहना था कि कोचिंग संस्थान बंद होना चाहिए। इनका कहना था कि पटना विश्वविद्यालय के नियमित शिक्षक कोचिंग संस्थान में न पढ़ाएं, क्योंकि कॉलेजेस में पढ़ाई नहीं हो रही है और जो टीचर हैं वे कोचिंग खोलकर वहां पढ़ा रहे हैं, तो इससे छात्रों को नुकसान हो रहा है। तो कोचिंग संस्थान में कमाई बहुत अधिक थी, शिक्षकों की दिलचस्पी थी, तो यादवेंदु और राजेश टाइगर ने उनका जीना हराम कर रखा था। और जो टीचर थे, अब उन्हें भी कोई ऐसा शख्स चाहिए था जो इन दोनों की नकेल कस सके। तो नकेल कसने के लिए ये शस्त्र के रूप में मिल गया तेजी से उभरता, या यूं कहें कि तेजी से बना गैंगस्टर रमेश शर्मा। और रमेश शर्मा ने कर भी दिखाया। सुपारी ली कोचिंग चलाने वाले शिक्षकों से, संस्थानों से, और इसने ठीक 1 महीने में 2 बड़ी हत्याएं कर दी। यदि हम तारीख की बात करें तो 30 अक्टूबर 1994 को इसने यादवेंदु को मार डाला पटना यूनिवर्सिटी कैंपस में, और 30 नवंबर 1994 मतलब ठीक 30वें दिन इसने पटना लॉ कॉलेज के छात्र नेता राजेश टाइगर की हत्या कर दी। अब इन दोनों हत्याओं से पटना यूनिवर्सिटी का माहौल बहुत ही गर्मा गया, या यूं कहें कि बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया। यादवेंदु और राजेश टाइगर दोनों ही यादव थे। जैसा मैंने बताया कि बीएन कॉलेज की तरफ भूमिहारों का कब्जा था, तो दूसरी ओर लॉ कॉलेज में यादवों का कब्जा। गर्माहट इतनी आई कि पप्पू यादव कूद पड़े। पुराने खबरी बताते हैं, मुझे भी याद है कि पप्पू यादव तब पूरे फॉर्म में थे। यादवेंदु और राजेश टाइगर की हत्या के बाद वे पटना यूनिवर्सिटी कैंपस पहुंचे थे, जिधर रानी घाट है उधर पहुंचे थे, और वे मारुति वैन से, मारुति वैन उस समय बहुत ही प्रचलन में था। कहने वाले तो यहाँ तक कहते हैं कि पप्पू यादव वहाँ स्टेनगन बांटने पहुंचे थे, और स्टेनगन बांटा भी था। स्टेनगन बांटा गया था रमेश शर्मा को मौत के घाट उतार देने के लिए। पटना यूनिवर्सिटी के वे छात्र जो इन दोनों हत्याओं से खपा थे और अपने को दबंग समझते थे, उन्होंने स्टेनगन ले भी लिए थे। इसके बाद पप्पू यादव नाव पर सवार होकर दूसरी ओर चले गए थे। तो पटना यूनिवर्सिटी का माहौल ऐसा बना हुआ था यादवेंदु और राजेश टाइगर की हत्या के बाद। लेकिन देखिए, जो अपराधी को बढ़ाता है वह बाद में इसी अपराधी का शिकार कैसे बनता है, यह भी रमेश शर्मा की कहानी से आपको समझ में आएगा। तो पहले तो कोचिंग संस्थान वालों के साथ मिलकर इसने यादवेंदु और राजेश टाइगर की हत्या की। अब उन्हीं कोचिंग संस्थानों पर इसने दबाव बनाना शुरू किया कि हमने आपके लिए ये दोनों हत्याएं की हैं, इसलिए अब आप अपनी कमाई, जो नियमित कमाई है, उसका एक हिस्सा मुझे गुंडा टैक्स के रूप में देंगे। तो बेचैनी बढ़नी शुरू हो गई। जो सोचकर किया गया था वह उल्टा पड़ने लगा, और इसने डेट और टाइम बताकर कोचिंग संस्थानों के जो दफ्तर थे या जो टीचर थे उनके घरों पर गोली चलाना शुरू किया, बम मारना शुरू किया, हत्याएं करनी शुरू की, पैसा वसूलना शुरू किया। आगे तो इसने एक बड़ा ही कांड कर दिया। साइंस कोचिंग के डायरेक्टर बसंत सिन्हा, ये तारीख थी 20 अगस्त 1995, बसंत सिन्हा की कुनकुन सिंह लेन में गोली मारकर हत्या कर दी। तो ये सिलसिला इसका। तो अब जब इसकी कुंडली इस तरीके से खराब होती जा रही थी, तो राजविंदर सिंह भट्टी ने अपने सारे घोड़े इसके पीछे खोल दिए। जितने भूत हो सकते थे इसके पीछे लगा दिए।
कि अब तो इसका नाश करना ही करना है, अब इसका वध करना ही करना है। खबरी बताते हैं कि गांव में इनके पिता पटना में ही रहते थे, लेकिन गांव चले जाते थे। बहुत ही तबाह हुए इनके परिवार वाले, पूरे परिवार की कुंडली निकालकर बताने को गांव में जो भी हमदर्द था। और इसने गांव में दुश्मन और भी पाल लिए थे। 1993 की ही घटना है, जब ये गांव से हाजीपुर आ रहा था, खुद बाइक चला रहा था और इसके साथ गांव के एक और दूसरे लोग पीछे बैठे हुए थे। पीछे बैठते वक्त उस व्यक्ति ने पूछा भी था कि देखो तुम्हारे पास कोई हथियार वगैरह तो नहीं है। इसने कहा नहीं। लेकिन हाजीपुर में जब पुलिस वाले ने इसे रोका और इसका सर्च करना चाहा तो इसने पिस्टल निकाली और गोली मार दी। सिपाही की हत्या हो गई थी। तो ये एक बड़ा चैलेंज। लालू यादव भी परेशान थे क्योंकि दो यादव छात्र नेताओं की हत्या हुई थी। तो इसका अंत तो अब होना ही था और इसकी कमजोरी, तमाम कमजोरी पता की जा रही थी। इसके जो जितने सूत्र थे वो पता किए जा रहे थे। मालूम ये भी हुआ, जब इसका अंत हुआ, तारीख थी 3 सितंबर 1995, उसके 5 दिनों पहले बेऊर जेल के अधीक्षक हुआ करते थे, सुपरिटेंडेंट हुआ करते थे अब्राहम मिंज। तो इसने बेऊर जेल में बंद अपने एक दूसरे सहयोगी या दूसरे गैंगस्टर के कहने पर अब्राहम मिंज पर भी गोली चला दी थी। तो इसका जिंदा बच पाना तो अब संभव ही नहीं रह गया था, यह सभी जानते थे। पुलिस ने इसके साथ रहने वाले कई अपराधियों को यहाँ वहाँ पकड़ा, कई गायब भी हो गए। 2 दिनों पहले ही, मतलब तारीख 3 सितंबर 1995, 2 दिनों पहले या 3 दिनों पहले सैदपुर नहर के पास भी इसके साथ एक मुठभेड़ हो ही गई थी, लेकिन ये तब बच गया था। आखिरकार 3 सितंबर 1995 की रात यह पटना पुलिस के हाथों मारा गया। अब पहले हम पुलिस की कहानी बता देते हैं, विवाद की कहानी बाद में बताएंगे। इसे मारा गया पटना हाई कोर्ट के पास और पुलिस का दावा ये रहा कि रात को कोतवाली थाना के सब इंस्पेक्टर, जो एसटीएफ के भी हिस्सा थे, अभय नारायण सिंह, वे भी महेंद्र मोहल्ला में ही रहा करते थे जहां इसके पिता लगनदेव शर्मा रहते थे। वे गश्ती में थे, तभी उन्हें कोई सूचना मिली। पहले यह सूचना नहीं मिली, ये पुलिस की कहानी है कि अपराधी जा रहा है और जब स्कूटर से जा रहा है तो फिर उसे रपेटने की कोशिश की गई और पुलिस ने जब रोकने की कोशिश की तो फायरिंग अपराधी ने की। इसके बाद पुलिस ने फायरिंग की पटना हाई कोर्ट के इर्द गिर्द और इस फायरिंग में करीब 20 चक्रों की गोली चली। रमेश शर्मा, साथ में बेटा का एक और बड़ा अपराधी चुन्नू शर्मा मारा गया। तो ये दोनों मार दिए गए। अखबार की सुर्खियां बनी, पटना ने राहत की सांस ली। रमेश शर्मा का सफाया पटना के लिए सुकून की खबर थी, इस पे कोई शक नहीं। पटना यूनिवर्सिटी और कोचिंग इंडस्ट्री, पटना यूनिवर्सिटी के टीचर्स, वे बड़े ही खुश थे। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद इस इनकाउंटर पर विवाद शुरू हो गया। उस दौर में कुछ दिनों के अंतराल पर कई मुठभेड़ हुए थे। कहा यह गया कि यह फर्जी मुठभेड़ है, पुलिस की कहानी फर्जी है। रमेश शर्मा को दानापुर में कहीं बंद कमरे से किवाड़ तोड़कर या किवाड़ खुलवा कर गिरफ्तार किया गया था। साथ में चुन्नू शर्मा और कुछ अपराधी थे, मारा गया। और जिस घर में ये बंद थे वहाँ कुछ निर्दोष लड़के भी थे, उन्हें भी मार दिया गया और उनकी लाश को गायब कर दिया गया। यह मसला कोर्ट में भी चला, कोर्ट में भी सवाल हुए, एक पुलिस वाले को सज़ा भी मिल गई। खैर, पटना को इन कानूनी प्रक्रियाओं से बहुत ज़्यादा वास्ता नहीं था। पटना को तो इस बात की तसल्ली थी कि रमेश शर्मा मारा गया, क्योंकि रमेश शर्मा ने नाकुदम इस कदर कर रखा था। पटना यूनिवर्सिटी व इर्द गिर्द जितने कोचिंग संस्थान थे
वे किसी भी अनजान चेहरे से डरे रहते थे। उन्हें लगता था कि सामने मौत है और यह मौत रमेश शर्मा के गुंडे के रूप में है, रमेश शर्मा के रूप में है। तो रमेश शर्मा का अंत पटना के उस बड़े गैंगस्टर का खात्मा था जो राजधानी में डेट और टाइम बताकर हत्याएं व अन्य प्रकार का क्राइम किया करता था। तो आज की कहानी इतनी ही। इसके साथ ही हम गैंगस्टर रमेश शर्मा की कहानी का अंत कर रहे हैं। कल फिर एक नई कहानी लेकर हाजिर होंगे रात को 9 बजे। इसलिए यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल खबरों के पीछे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा। एक और अनुरोध कि यदि आप मुझे कोई कहानी बताना चाहते हैं, किसी कहानी सुनना चाहते हैं या कोई परामर्श देना चाहते हैं या फिर सीधे तौर पर संपर्क करना चाहते हैं तो हमें gyaneshwarlive@gmail.com पर मेल करें। संक्षिप्त में जानकारी लिखें, अपना नंबर भी लिख कर भेज सकते हैं। ज़रूरत होने पर हम आपसे संपर्क करेंगे। तो दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।